जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। चूंकि आज ये पहली क्लास है हमारी अकाउंटिंग की। जैसे आप लोग कहते हैं टैली सीखना है, बीजी सीखना है, तो चूंकि बीजी हो या टैली हो, वह आपका एक सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन आपको बेसिकली पढ़ना क्या है? अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग होता क्या है, आप जिसे हिंदी में लेखांकन बोलते हैं। अकाउंटिंग शब्द अकाउंट से बना है, या कह सकते हैं बुक कीपिंग, यानी बुक में कोई भी डाटा एकत्रित रूप से रखना, बुक कीपिंग कहलाता है, लेखांकन कहलाता है। जैसे आप लोग जैसे नॉर्मल बैंक में अकाउंट ओपन करते हो, तो आपका जो अकाउंट, आपको पार्टिकुलरली एक अकाउंट नंबर प्रोवाइड किया जाता है। आपके अकाउंट में आपके ही पैसे जमा होते हैं, किसी और के भी जमा कर देते हैं? नहीं, आपके ही पैसे होंगे। कि ऐसा हुआ कि रमेश नाम का लड़का का पैसा आपके में जमा कर दिया जाए कुछ दिन के लिए, फिर बाद में ले लिया जाएगा? ऐसा नहीं। तो किसी भी पार्टिकुलर व्यक्ति का एक अलग ब्यौरा तैयार करना, जिसमें उसका कंप्लीट डिटेल हो कि कितना पैसा आया, कितना गया, इन सारी चीजों को मेंटेन करने का काम कर क्या कहलाता है? खाता या अकाउंट कहलाता है। क्योंकि आपने देखा होगा गांव में भी दुकान वाले लोग क्या करते हैं, कॉपियों में लिखते हैं किसी के बारे में। जो हमारे वहां से डेली कस्टमर है, जो उधार ले जाते हैं, पेमेंट करते हैं बाद में, उनका भी हम कॉपी में नाम लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अच्छा, कभी भी किसी व्यक्ति का नाम कब लिखा जाता है कॉपी में? जब वो हमसे उधार लेगा। अगर वो हमसे नगद चीजें ले रहा है, तो कहीं उसका नाम लिखने की जरूरत है? नहीं है। हमको उससे मतलब कब है? जब हमें उससे कुछ पाना होगा। कब पाना होगा? जब वो हमसे क्या किया होगा? उधार लेता होगा। यानी किसी भी व्यक्ति यानी पार्टी का नाम तब लिखा जाता है जब कहीं क्वेश्चन में, कहीं लाइन में कही जाए कि बातें कि ये उधार किया जा रहा है। जहां ये कह दिया जाए कि यहाँ कैश का जिक्र नहीं है, ऐसे कंडीशन में हम कभी भी व्यक्ति का नाम लिखते हैं। आपको पता होगा कि कंपनी, यानी कि जो कंपनी होती है, वो भी एक व्यक्ति मानी जाती है। लेकिन कैसा व्यक्ति? कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी को भी क्या लोग मानते हैं? एक व्यक्ति मानते हैं। लेकिन कैसा व्यक्ति मानते हैं? एक कृत्रिम व्यक्ति मानते हैं। मतलब कृत्रिम का मतलब क्या होता है? कृत्रिम का मतलब क्या होता है? बनावटी, जो बनाया गया हो। जैसे कि आप किसी व्यक्ति पे किसी कारणवश आप उस पे एफआईआर करते हैं, या कोई किसी चीज के लिए डिमांड करते हैं, अपने अधिकार के लिए, अपने राइट्स के लिए, तो वैसे ही आप किसी कंपनी पे भी एफआईआर कर सकते हैं, उस पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। उससे भी लोग केस लड़ते हैं, लोग बहुत सारी चीजें। और उसे झेलना किसे पड़ता है? जो उसका ऑनर है, वो करेगा, वो लड़ेगा उसके साइड से, कंपनी के साइड से। क्योंकि स्वामी तो वही है ना, प्रोपराइटर वही है। तो अकाउंटिंग एक टर्म है जहां आप क्या कर सकते हैं, पूरा ब्यौरा होता है किसी के व्यक्ति के बारे में कि उसका क्या ट्रांजेक्शन हुआ, क्या लेना देना। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? हिंदी में उसे बोलते हैं सौदा। क्या बोलते हैं? सौदा। कितना आया, कितना गया, इसी चीज को हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन। और उस चीज को कहीं व्यवस्थित रूप से रख दिया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? अकाउंट ऑफ बुक, यानी बुक कीपिंग, यानी कि अकाउंटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग बोलेंगे। मतलब किसी व्यक्ति का भी, और सबका एक पार्टिकुलर अकाउंट होता है। एक अकाउंट में कई लोगों का नहीं होता है कि इनका भी डाल दिया, इनका पैसा, जिसका पैसा है उसी के खाते में जाएगा, जिसका है वही सिर्फ निकालेगा। तो बहुत सारे नियम कानून है इस चीज को लेकर। थोड़ा सुनते हैं क्या इंट्रोडक्शन दिया गया है अकाउंटिंग को लेकर। आइए डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ द क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग एंड इंटरप्राइजेज बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब कि अकाउंटिंग करता क्या है? किसी भी बिजनेस या इंटरप्राइजेज जो भी होंगे, उनका क्या करता है? रिकॉर्ड मेंटेन करता है। क्या करता है? उनका क्लासिफिकेशन, यानी उनका वर्गीकरण करता है। ठीक है। वर्गीकरण का मतलब क्लासिफिकेशन। जैसे कि मान लो हमारे पास 10 लिस्ट है, और 10 कई लोग का ट्रांजेक्शन है, तो हम क्लासिफिकेशन करेंगे ना, जिस जिस व्यक्ति का ट्रांजेक्शन है सबको सेपरेट सेपरेट रखेंगे। इसे हम क्या बोल सकते हैं? क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, वर्गीकरण बोल सकते हैं। बात क्लियर है? कह रहा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग दैट इज प्राइमरली कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और यह कहीं ना कहीं हमारे जो फाइनल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, जिससे हमारे व्यापार की स्थिति का पता लगा पाते हैं कि हमारा बिजनेस का जो मार्केट में जो वैल्यू है, या हमारी बिजनेस की जो स्थिति है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस प्रारंभ करता है, तो उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही चीज होता है, क्या? लाभ कमाना। बशर्ते ये है कि सिचुएशन के हिसाब से उसके व्यापार में लाभ हुआ या हानि हुई, वो तो अंततः पता चल जाएगा। लेकिन उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। कोई ये सोच के स्टार्ट करता है कि चलो बिजनेस खोलते हैं, लॉस कमाया जाएगा, ऐसा सोच के करते हैं क्या? नहीं, सबका उद्देश्य एक ही चीज होता है, लाभ कमाना। कहीं जॉब कर रहे हैं, वहां भी आपका एक ही उद्देश्य है, लाभ कमाना। कहीं ओवर टाइम कर रहे हैं, वहां भी आपका एक ही उद्देश्य है। अगर ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलता तो आप मन से काम करते नहीं। ये हर जगह लाभ की बात रखी है। वही बात यहाँ कहा गया है। कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द बिजनेस ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प्स डिटरमाइन, यानी कि निर्धारण करने, डिटरमाइनिंग द रिजल्ट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो ये बताता है
कि लास्ट में जो व्यापार जब आपका खत्म हुआ या बंद किया गया, क्लोजिंग हुआ, तो आपका व्यापार में आपके मतलब आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसका भी निर्धारण कौन करता है? यही अकाउंटिंग करता है कि आपके व्यापार में लाभ हुआ है कि हानि हुई है। ठीक है, वही कहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग आल्सो हेल्प टू डिफाइन द फाइनेंशियल पोजीशन एट एनी गिवन पीरियड। और क्या स्थिति है, मान लो जैसे पटना में बहुत सारे स्कूल हैं, सारे स्कूलों में कंपटीशन होगा, होता होगा कि नहीं होता होगा? तभी तो कोई बोल पाता है कि हाँ ये स्कूल बहुत बढ़िया है। अगर 10 स्कूल की बात की जाए तो उसमें से एक स्कूल को सिलेक्ट करके आप बोल सकते हैं हाँ इस स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ के बहुत जो इन्वायरमेंट है, पढ़ाई को शिक्षा का लेकर जो माध्यम है बहुत उचित है, सिलेक्ट करते हो ना। तो इससे ही पता चलता है कि हमारे व्यापार में जो हमारी जो चीजें चल रही है, जो सिचुएशन है उसमें हमारी स्थिति क्या है, वो भी कौन बताता है? यही फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही बताता है। अकाउंटिंग कई टाइप के होते हैं, फिलहाल में हमको पढ़ना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। होते हैं कॉर्पोरेट, होता है कॉस्ट होता है, लेकिन हमें क्या पढ़ना है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है। तो सबसे पहले बात होती है फाइनेंशियल ईयर की, जिसे हिंदी में बोलते हैं वित्तीय वर्ष। जैसे लोगों का अपना मानना है, अलग अलग मानना है, लोग कई कई लोग सेलिब्रेट करते हैं 1 जनवरी को नया साल, कई लोग मनाते हैं, जैसे हिंदू प्रथा में मनाया जाता है कि रामनवमी से नए वर्ष की प्रारंभ होती है, और मुस्लिम वर्ग के लोग मुहर्रम वगैरह को शायद मानते हैं कि अब नए वर्ष की प्रारंभ, जो भी हो, मतलब जो भी फेस्टिवल होता है उस दिन से आप लोग ये मनाते हैं। तो सबका आपका अलग अलग मानना है, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट अलग है। अकाउंटिंग का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, चाहे बैंक हो गया, बिजनेस हो गया, कोई फैक्ट्री, कहीं का भी जो भी पैटर्न चल रहा है, सबका कॉन्सेप्ट एक ही है कि नए सेशन की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से। यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और चलता कब तक है? अगले वर्ष के 31 मार्च तक। जैसे इस टाइम कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चल रहा है, सॉरी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इस टाइम? 23-24। क्या चल रहा है? 23-24। इस टाइम क्या है, तारीख क्या है, मतलब अभी बीता है तो 1 अप्रैल 2023, यानी 2023 जहां लिखा पहले, यानी यही यही चल रहा है यही। तो यानी 23, तो एक बढ़ा के लिखा जाता है, 23 और 24 चल रहा है, यानी 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक ये क्या होगा? कोई पूछेगा कौन सा फाइनेंशियल चल रहा है, तो आप कहेंगे 23-24। 24 कब स्टार्ट होगा? तो अगले साल पहली तारीख को स्टार्ट होगा। अभी क्या चल रहा है? 23-24। तो कोई भी पूछेगा आपसे, कहीं नोट कर लीजिएगा कि जो फाइनेंशियल ईयर होते हैं वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च तक चलता है। अगर आपको लगता होगा पहली बार सुने हैं तो लिख लीजिएगा कॉपी में, पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है। कोई दिक्कत? चलिए, वही हिंदी में लिखा हुआ है तो हिंदी तो आप लोग समझ जाएंगे ना पढ़ के। ये नोट्स आपको मिलेगा, डोंट वरी, अभी मैं बोल दे रहा हूँ, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव का मतलब पता है ना आप लोगों को? उद्देश्य होता है, क्या होता है उद्देश्य? क्या है इसके, सुनिए ध्यान से। कह रहा है किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में होने वाले प्रॉफिट या लॉस को निर्धारित करना। अभी जस्ट बताया हूं ऊपर, उस सारी लाइनों से छाट के कुछ वर्ड निकाले गए हैं टिपिकल, कि किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट या लॉस का निर्धारण कौन करता है? अकाउंटिंग करता है। यहाँ तक कि अकाउंटिंग पीरियड के समाप्त होने पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मतलब हमारा जो व्यापार है वो सही से चल रहा है कि नहीं, सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं, मतलब प्रॉफिट का लेवल अच्छा है कि नहीं, ये सारी चीजें कौन बताता है? यही बताता है फाइनेंशियल अकाउंट। कह रहा है किसी भी बिजनेस में ऑनर, ऑनर का मतलब क्या होता है? उसका जो मालिक, मालिक जो होते हैं, इन्वेस्टर या जो पैसे लगाते हैं उसमें, जैसे कि कंपनी को चलाने के लिए एक व्यक्ति भी काफी है और बहुत सारे लोग भी काफी, मतलब ये बहुत सारे लोग भी कर सकते हैं। यही होता है कि वो लोग क्या करते हैं? सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं और एक चलाने वाला होता है। समझाने वाली बात ना, तो वही इन्वेस्टर का नाम लिया गया है। और कह रहा है इम्प्लाई, इम्प्लाई का मतलब क्या होता है? कर्मचारी। क्या होता है? कर्मचारी होते हैं। फिर क्या नाम है आपका? पूजा नाम है? खड़े हो जाइए सर। ये इम्प्लॉयर और इम्प्लाई में क्या अंतर है? इम्प्लाई, एमपी मतलब इम्प्लाई, एम्प्लॉयर में क्या अंतर है? राइट। इम्प्लाई और एम्प्लॉयर में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लाई एंड एम्प्लॉय? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, व्हाट डू मीन बाय इम्प्लाई एंड एम्प्लॉय? लेट्स गिव मी। राइट। खड़े हो? हाँ तुम ही खड़े हो, बताओ। हाँ। 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 और
आप पढ़े रहिए। दुबे, दुबे ही है ना, बताइए। हाँ, नहीं पढ़े रहिए। पुष्पा, क्या नाम है? पुष्पा ही बताइए। हाँ। हाँ, पता नहीं क्या है, वही हो गए, मालिक ही होता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए तौर पे समझ लिया जाए तो जो पुष्कर सर है वो हम लोग के एम्प्लॉयर है, और हम लोग क्या है, एम्प्लॉय है। तो जो कर्मचारियों से सेवा प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है, एम्प्लॉय कहलाता है। तो हम लोग से सेवा कौन लेते हैं, डायरेक्टर सर। ये सेवा ही तो कर रहे हैं ना हम लोग, और लेने का काम खुद कर रहे हैं, वो ले रहे हैं। तो उससे क्या बोलेंगे, एम्प्लॉय। जो भी मालिक होता है उनका, जो किसी कर्मचारी का से सेवा प्राप्त कर रहा है वो एम्प्लॉयर होता है, और जो सेवा दे रहा है, कर रहा है, वो एम्प्लॉय यानी कर्मचारी होता है। ठीक है, बैठ जाइए। छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान दिया करिए आप लोग। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का मतलब समझ में आ गया। वही बात है, गवर्नमेंट हो गया या जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हो गई, जो मतलब इंटरेस्ट दिखा रही है किसी व्यापार में पैसे लगाने की दृष्टि से, या फिर जो भी है, उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है, उनके गुण क्या है, सारी चीजें कह रहे हैं कि अकाउंटिंग का काम क्या होता है, रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या करता है, बिजनेस के ट्रांजेक्शन को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। बिजनेस के ट्रांजेक्शन को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। कह रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि ये भी निर्धारण करता है कि व्यापार में लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, और बिजनेस की जो व्यापारिक स्थिति वगैरह होती है वो सारी चीजें होती हैं। कंप्लायंसेस विथ लीगल रिक्वायरमेंट, मतलब कि जब भी व्यापार आप करते हैं तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हो लीगली क्या हो, ये क्या हो, वैलिड हो। जैसे कि आपको पता है ना, चेकिंग वगैरह होता है, जैसे स्कूल ही चलते हैं तो सब लोग स्कूल चलाते हैं क्योंकि वो स्कूल में प्रॉफिट लगता है लोगों को। तो उसमें भी बात होती है कि स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, आपको मान्यता प्राप्त होती है तभी आप शिक्षा दे सकते हैं किसी को भी। बिना मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय में पढ़ते हैं तो उसका आपका भी कोई मतलब नहीं है, और जो पढ़ा रहा है वो तो इलीगल कर ही रहा है ना। जैसे कि आप देखते हैं जब सीबीआई की रेड पड़ती है घरों पे, अगर आपके वहां से संपत्तियां मिलती हैं काफी ज्यादा मात्रा में, तो सिर्फ उससे यही पूछा जाता है कि आप इसके पास, अगर इस जितनी भी संपत्ति आपके पास है इसका अगर आप लीगल डॉक्यूमेंट दिखा देंगे तो मैं मान लूंगा कि ये पैसे क्या है, लॉजिक है, लॉजिकली है। अदरवाइज क्या माना जाएगा, ब्लैक मनी माना जाएगा, और आप तो क्या हो जाएगी, सारी चीजें जब्त कर ली जाएगी, या आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। सीबीआई के बारे में जानते ही होंगे आप लोग, है ना, जानते हैं। बाला खड़े हो जाइए, सीबीआई का फुल फॉर्म बता दीजिए फिर। राम आशीष, बता दो सीबीआई का फुल फॉर्म। लास्ट में आई है तो आई से एजेंसी कैसे हो सकता है, इंस्पेक्टर। लोग लोग तो कई लोग कहते हैं सीबीआई इंस्पेक्टर है, तो जब आई तो फिर इंस्पेक्टर होता ही तो इंस्पेक्टर लगा के क्यों बोलते हैं, सोचने वाली बात। राधिया, बताइए। इंट्रोगेशन, पीछे देखिए, मोबाइल यूज हो रहा है क्या, मोबाइल यूज हो रहा है ना? चल रहा है ना मोबाइल, आदत से मजबूर है ना आप लोग। जब मैं मना करता हूँ मोबाइल का यूज ना करें, आप लोग क्यों करते हैं मोबाइल का यूज, नहीं था कर रहे थे। हाँ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, और सीआईडी का होता है, बताइए अफसाना, बताइए सीआईडी। नहीं बता, बैठ जाइए, आप बताइए। आप, हाँ, क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल। हाँ, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होता है, ऑफ डिपार्टमेंट। मतलब कि जहाँ क्रिमिनल चीज की बात आएगी वहां सीआईडी को लगाया जाएगा, और जहाँ किसी चीज को मतलब कि रहस्य वाली चीजें जाननी है हमें, जहाँ मर्डर से रिलेटेड नहीं है, वहां सीबीआई को लगाया जाता है। बैठ जाइए। सीबीआई हर एक लॉजिक को पकड़ती है, जैसे कि चैन से हर एक कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है, वैसे पॉइंट टू पॉइंट निकालते हैं वो लोग। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि नन ए पार्ट ऑफ योर सब्जेक्ट या टॉपिक, लेकिन फिर भी जानना जरूरी था कि सीबीआई और सीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, जरूरी था, इसलिए मैंने बता दिया आप लोग को, आप मुझसे पूछ लिया। ठीक है, करे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी कि डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना चाहिए, किस रूप में, एविडेंस के। एविडेंस का मतलब क्या होता है, गवाह होता है, क्या होता है, एविडेंस का मतलब क्या होता है, गवाह।
जैसे आपने सुना होगा कोर्ट वगैरह में एविडेंस, एविडेंस लाए हो तो भाई मतलब जो भी आपका पास जो सबूत है, सबूत भी हो सकते हैं, और जिसपे आप लोग संगीन जुर्म लगाते हैं उसको विक्टिम बोला जाता है, सॉरी कल्प्रिट भी बोला जाता है, जो मतलब जो है दोषी है उसे कल्प्रिट बोला जाता है, कल्प्रिट। ठीक है, सारी चीजें। चलिए, तो ये सारी चीजें थी अकाउंटिंग पैटर्न की। थोड़ा नीचे चलते हैं। और कौन सा ट्रैक प्रोग्रेस, प्रोग्रेस? अरे ट्रैक का मतलब पता लगाना, प्रोग्रेस का मतलब कि हमारा जो बिजनेस चल रहा है वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसका पता लगाना होता है। यहाँ तो वही तो बता रहा था, उसी में तो क्वेश्चन आया सीबीआई वाला, कि आपके पास लीगल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट सारी चीजें होनी चाहिए लीगली तौर पे वेरीफाइड होनी चाहिए। जैसे कि आजकल संस्थाएं लोग बहुत लोग चलाते हैं, लेकिन सब लोग का आईएसओ सर्टिफाइड नहीं होगा। जैसे अपनी संस्था आईएसओ सर्टिफाइड है, मतलब आप देखते होंगे आईएसओ सर्टिफाइड प्रोडक्ट पे भी होता है, जो बिस्किट वगैरह खाते होंगे या केक वगैरह ब्रिटानिया का, उस पर देखिएगा लिखा है आईएसओ सर्टिफाइड। वो बताता है कि हाँ ये हमारे लिए कैसी चीजें हैं, मतलब कि लीगली मतलब सही है कि नहीं है, ये सारी चीजें सर्टिफाइड होती हैं। ठीक है, तो वही डॉक्यूमेंट होता है। जैसे कि ब्लैक मनी का मतलब ये नहीं होता है कि क्यों चोरी डकारी या घूस वाला पैसा ब्लैक मनी, आपके अपने ही पैसे जिसके आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो पैसे कहाँ से आए, 10 लाख 10 करोड़, तो क्या कह जाए, ब्लैक मनी ही कहेगा, कोई भी कहेगा। ब्लैक मनी का मतलब सिर्फ चोरी चकारी वाले पैसे नहीं होते हैं। ब्लैक मनी आपके अपने ही पैसे जिसका आपके पास कोई सबूत ही नहीं है कहाँ से पैसे लाए थे, तो क्या है ब्लैक मनी। आपके घर में सोना पड़ा हुआ है, कहाँ से आया, कोई रसीद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो क्या होगा। और ऐसा नहीं है रसीद होता नहीं है, वो लोग भी छुपा के रखते हैं। लोग देखते हो अक्सर मूवी में आपने देखा होगा कि कोई ना कोई फाइल मिल जाती है किसी विलेन की, जिससे पता चल जाता है कितनी उसकी फैक्ट्रिया है इलीगल के तरीके से, और पुलिस छापा मार के पकड़ लेती है। तो इसीलिए एक लाइन कही गई है कि चोर चोरी करता है तो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देता है। तो यही चीज है कि आप कितने भी गलत काम क्यों ना करें, आपको भी डॉक्यूमेंट बनाने की आवश्यकता पड़ती है, और वही डॉक्यूमेंट आपको पकड़वा देता है, और बनाना भी पड़ेगा। समझ में आ रही बात ना। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब वर्ड्स आएंगे, अकाउंटिंग टर्म्स के वर्ड आएंगे जिनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले तो हम ट्रांजिशन को समझना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिशन को समझना पड़ेगा। फिर हम उसकी जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल की स्पेलिंग जे से स्टार्ट होती है यहाँ पे अकाउंट में, JOURN ये होता है। और याद रखिएगा इस जर्नल का मतलब होता है रोजनामचा, जिसमें रोजाना आप चीजों का लिखे, आज हम कितना खाए, कितना खर्च किए, कितना आया कितना गया, ये सारी हिसाब किताब रखना क्या कहलाता है, जर्नल एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, जो दैनिक लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं आप लोग जिसके तहत, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। ट्रांजेक्शन होते हैं, ट्रांजेक्शन को जर्नल के भीतर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद लेजर की पोस्टिंग की जाती है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है यानी तलपुट बनाया जाता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है जिससे पता चलता है कि हमारे व्यापार में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और लास्ट में हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं जिससे पता चलता है कि हमें व्यापार में क्या चीजें आई क्या गई, कितनी पार्टी को कितना दिया कितना लिया, सारा ब्यौरा होता है। ठीक है, अब एक एक करके हम अकाउंटिंग टर्म पढ़ेंगे। अकाउंटिंग टर्म सबसे पहला वर्ड है अकाउंट। क्या है, अकाउंट। अकाउंट का मतलब आपको भी पता होगा, अकाउंट का मतलब क्या होता है, खाता। क्या होता है, खाता। दिख रहा है पीछे तक। अकाउंट कह रहा है अकाउंट किसी भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन का एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसका प्रभाव किसी भी पार्टिकुलर एसेट्स पे, एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। जब भी क्वेश्चन में एसेट्स का वर्ड नाम आए, याद रखिए एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। क्या होता है, संपत्ति। लाइबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। क्या होता है, दायित्व। एक्सपेंस का मतलब होता है व्यय, खर्च करना। और इनकम का मतलब जानते ही हैं आप लोग, आय होता है। क्या होता है, आय, कितना कमाए। एग्जाम्पल दे दिया कैश या बैंक। एसेट्स का मतलब संपत्ति का मतलब क्या है, तो याद रखिएगा बिजनेस को चलाने के लिए जो चीजें उपयोगी हैं वो सब क्या है, बिजनेस की आपके संपत्ति कहलाती है। जैसे आपने यहाँ बैठे हैं, सबसे पहली चीज तो मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मिश्रा जी आप भी खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ हाँ आप बताइए, बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी आपको, बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको। पैसा, कैश, हाँ। आइडिया, नहीं नहीं आइडिया है, आइडिया है तभी तो आप बिजनेस चला रही हैं। जरूरी चीजें बताइए, कभी नहीं बताना कि दिमाग, आइडिया, चतुरता, ये सब नहीं बताना है, सिर्फ ये बताना है कि क्या चीज। कैश बताए, एग्जैक्ट वर्ड है, कैश सही है बिजनेस चलाने में। ठीक है, और जब आप खुद ही कैश लगा लें तो इन्वेस्टर की क्या जरूरत है, आपका बिजनेस है, आप खुद छोड़ दीजिए, इन्वेस्टर की बात ही नहीं करना। और सही, जैसे आपको आपको मन किया बिजनेस स्टार्ट, आपने बिजनेस स्टार्ट करिए, आप एकदम कुशल हो हर चीज में,
आप कर लोगे तो आपको क्या क्या जो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी जिससे आप बिजनेस को शुरुआत करेंगे। हाँ क्या बोली जो आ रहा है बोलिए, गलत सही कोई दिक्कत नहीं है, जितना आता है एटलीस्ट उतना तो बोलिए। बताओ तुम, बैठ जाइए आप, बताइए। हाँ हाँ सामान चाहिए, इम्प्लाई का मतलब अभी नहीं है, चलिए। कैश हो गया, और आपने कह दिया सामान चाहिए, और हाँ अच्छा लोकेशन तो ये मैटर नहीं करता, ठीक है चलिए कोई लोकेशन को एज्यूम कर लिया, और बताइए। हाँ मेन रोड पे होना चाहिए, तो लीगल डॉक्यूमेंट होगा तभी तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, बस इतना ही। बताइए क्या मुद्दे। सबसे पहले पैसा चाहिए था, क्या चीज का बिजनेस करना है, उस एरिया में मिला है, मतलब उस एरिया को सिलेक्ट करो। तो नहीं सिलेक्ट करके ही बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना, मान लीजिए हमको मन किया ट्रैक्टर भेजेंगे, ट्रैक्टर नहीं कर देंगे। तो आप बोलेंगे कहाँ है, कहाँ जा रहे हैं, इधर आइएगा। कहाँ है आप, बारात रात में बैठे हैं क्या, कहाँ बैठे हैं आप। अभी तुम्हारा नाम काटूंगा, अब निकाल दूंगा यहाँ से, तुम समझ नहीं रहे हो अभी हमको। बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहले चाहिए अपने कैश का, सही सही है। लैंड की जरूरत पड़ेगी, जमीन की, भूमि, भवन की, बिल्डिंग की चलेगी, फर्नीचर चाहिए, मशीनरी चाहिए, जिस चीज का आपको बिजनेस करना है वो प्रोडक्ट चाहिए। यही तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है पहले, ये नहीं बता पा रहे हैं आप लोग, बताइए। अब बिजनेस करेंगे आप लोग कैसे, पागल कहेंगे। एरिया क्या सिलेक्ट करना है, जिस चीज मान लो तुमको जूता बनाना है ना, तो तुमको जूता बनाना है तो तुमको जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए जहाँ फैक्ट्री डालोगे अपना, बिल्डिंग बनाओगे कि नहीं बनाओगे, कैश लगाओगे नहीं लगाओगे, जूता बनाना है तो मशीनरी लगाओगे कि नहीं लगाओगे। तो यहाँ जब बैठ जाइए आप लोग, जैसे यहाँ बैठे हैं आप लोग, ये फैन क्या है, इस व्यापार की संपत्ति है, ये बिल्डिंग व्यापार की संपत्ति है, ये प्रोजेक्टर, ये बोर्ड व्यापार की संपत्ति है, कंप्यूटर संपत्ति है, ये मार्कर संपत्ति है, ये कैमरा संपत्ति है, यहाँ चेयर फर्नीचर जो भी दिख रहे हैं सब क्या है, संपत्ति है। सिर्फ मैं ही एक संपत्ति नहीं हूँ यहाँ, क्योंकि हम लोग इम्प्लाई हैं, संपत्ति नहीं है। तो समझ में आ गया संपत्ति क्या है, ये सारी चीजें समझ, यहाँ जितनी भी चीजें आपको नजर पड़ रही है मुझे छोड़ के, वो सब संपत्ति है। हाँ मैंने आपको कहा था आप गेहूं कह देते, कोई दिक्कत, मैंने ये थोड़ी कहा जूता ही बोलिएगा। मैंने कहा था क्या जूता का फैक्ट्री खोलना है आपको, मैंने कहा आप बिजनेस करेंगी तो क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होगी आप, घर में खोल दिया जाता है बिजनेस, कहीं भी होगा तो रिक्वायरमेंट क्या आएगी, घर की जरूरत पड़ी, मान लो खुद का ही घर लगा रहे हैं तो घर की जरूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। मान लीजिए बना बनाया हमारे पास घर है, तभी भी जमीन पे ही घर है, जमीन की आवश्यकता पड़ी, वो घर की आवश्यकता पड़ी, मशीनरी लगाएंगे उसकी जरूरत पड़ेगी, कैश की जरूरत पड़ेगी, जिस चीज का हमको धंधा करना है बिजनेस करना है वो सामान भी रख, गुड्स की जरूरत पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी, ऐसे सब सामान जरूरत पड़ेगी। मार्कर पेन, जैसे यहाँ का क्या है संपत्ति, मार्कर पेन पेंसिल पेपर प्रिंटर, सब जितनी चीज आप उसमें लिख रही सब क्या है, संपत्ति तो है। मेन संपत्ति क्या है इस बिजनेस की, कंप्यूटर है, मेन संपत्ति क्या है इसका, क्या है, नहीं सबसे मेन, ठीक है आर्गुमेंट नहीं करिए आप लोग आपस में, बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। तो एसेट समझ में आ गया आपको, संपत्ति ना। अगला लाइबिलिटी, यानी इसका मतलब होता है दायित्व, क्या होता है दायित्व, आगे बताऊंगा दायित्व क्या होता है। उसके बाद एक्सपेंस की बात कर रहा है, सारी चीजें यहाँ दिया हुआ है। अगला कह रहा है बिजनेस, अगला वर्ड क्या है, बिजनेस। ये सारे जो वर्ड मैं बता रहा हूँ सारे अकाउंटिंग वर्ड हैं जो अकाउंट्स में आएंगे, और आप सुने रहेंगे तभी तो जस्टिफाई कर पाएंगे क्या करना है उसको। अगला है बिजनेस, बिजनेस का मतलब होता है व्यापार, क्या होता है व्यापार। अब लाभ कमाने की, अच्छा बताओ, बिजनेस स्टार्ट करने का, व्यापार स्टार्ट करने का मतलब क्या है, आपका उद्देश्य सिर्फ एक ही होगा, क्या, लाभ कमाना। तो कह रहा है कि लाभ कमाने की उद्देश्य, सिर्फ लाभ नहीं कमाना है। मान लो हम 10 लाख लगा के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो जरूरी है कि प्रॉफिट होगा, लॉस भी हो सकता है, तो एक जोखिम ही तो ले रहा है ना, एक रिस्क ले रहे हैं, कौन रिस्क ले रहा है, जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो ऑनर है उसका मालिक। तो यही बात यहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी व्यापार में पूंजी लगाने का जोखिम उठाता है उसे हम क्या बोलते हैं, या व्यापार में लाभ हानि होने का जिम्मेदारी जिम्मेदारी लेता है जो भी है, उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस
का प्रोप्राइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? कहाँ पहुंच गया जी? क्या पढ़ाने लगा हूँ? लाभ, सॉरी सॉरी, मेरी मेरी गलती है। लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य क्या कहलाता है? बिजनेस यानी व्यापार कहा जाता है। प्रोप्राइटर का मतलब स्वामी होता है। और स्वामी क्या करता है? अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा लगाता है, यानी रिस्क कौन उठाता है? कंपनी का मालिक ही तो उठाता है। तो वही जो जोखिम उठाता है, किस किस उद्देश्य से जोखिम उठा रहा है? लाभ या हानि, जो भी किस जिस चीज की वजह से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर बोलते हैं, स्वामी बोलते हैं। पहले आपको पता होगा कि पहले की जो महिलाएं थी वो अपने हस्बैंड को स्वामी ही बोलती थी, और वो लोग देवी बोलते थे। ये बात पता ही होगा। अभी क्योंकि लोग अपडेट हो गए हैं, थोड़ा सा मॉडर्न हो गए, तो अब नाम लेके बुलाते हैं, या फिर कोई कोडवर्ड होता है उन लोग का, तो अलग है। हाँ। लेकिन पहले यही था कि आप अपनी पत्नी को बुलाएंगे देवी कहेंगे, और वो अपने हस्बैंड को बुलाएंगे स्वामी कहेंगे। कॉमन वर्ड था, है ना? चलिए ठीक है, कोई बात। चलिए छोड़िए ये सब बातें, छोड़िए। तो प्रोप्राइटर का मतलब होता है कंपनी का मालिक। क्या होता है? कंपनी का मालिक कौन होता है? जो जोखिम उठाता है व्यापार को चलाने के लिए, जो पैसा इन्वेस्ट करके जोखिम उठा रहा है कि हम व्यापार चलाना है, व्यापार स्टार्ट करना है, प्रारंभ करना है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है? मालिक, स्वामी। आप लोग भी स्वामी कहने लगे। अगला है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब वही मंथ वाली बात हो रही है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है सुनिएगा। जब ये रेगुलर पीरियड यानी समय अवधि की बात होती है, टाइम पीरियड का मतलब जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, क्या कहलाता है? अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। अकाउंटिंग पीरियड कैसा हो सकता है? मंथली, क्वार्टरली और ईयरली भी हो सकता है। आपको आपको पता होगा कि आपका बैंक आपको हर क्वार्टरली 3 महीने पे आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। जो आपके खाते में पैसे होते हैं, उस जो पैसे बना के आप रखते हैं, उसी पैसे पे आपको ब्याज देता है 3 महीने पे हर बैंक। आपने देखा है? आपका बैंक अकाउंट है आप लोग का? हाँ, तो देखिएगा, अकाउंट चेक करिएगा, आपको क्या होता है उसमें? ब्याज मिलता है आपको हर 3 महीने में। हाँ हाँ, जितना रहेगा, ये मनमौजी नहीं है। जितना अमाउंट आपके पास कंटिन्यूटी बना रहेगा। जैसे आपके पास 20,000 रुपया था खाते में, लेकिन आप पैसा 10,000 भेज रहे हैं, ला रहे हैं, भेज रहे हैं, ला रहे हैं, तो ये देखिएगा कौन सा बैलेंस था जो कंटिन्यू बना रहा, उससे कम नहीं हुआ, उसी पे ब्याज जोड़ा जाता है। ठीक है। और आपको पता ही होगा ना, सेविंग अकाउंट ब्याज देता है, करेंट या सैलरी अकाउंट आपको ब्याज नहीं देता है। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। समझ आ गई बात है। तो सेविंग अकाउंट ही आपको जो भी इंटरेस्ट है, ब्याज जिसे बोलते हैं, इंटरेस्ट ब्याज, वो प्रोवाइड करता है। क्योंकि आजकल आपने जाना, आपको पता होगा ये बात, कि जो प्राइवेट बैंक होते हैं उसमें एक लिमिटेशन वाली बात होती है कि आपको इतना बैलेंस मेंटेन करना है। गवर्नमेंट में ऐसा दिक्कत नहीं है, उसमें 14 पैसा भी रखेंगे तो खाता चालू है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने नॉर्मल बैंक खोला है, गवर्नमेंट वाला, अगर जीरो बैलेंस पे खुला हुआ है तो कोई दिक्कत। लेकिन आजकल जो प्राइवेट बैंक आ रहे हैं, जो भी, उसमें किसी में 5,000, किसी में 10,000, किसी में 8,000 बैलेंस बना के रखना पड़ता है। उससे नीचे करेंगे तो लगेगा काटने, पैसा काटने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग प्राइवेट बैंक क्योंकि ज्यादा चीजें प्रोवाइड करता है, फैसिलिटीज वगैरह, तो लोग ज्यादातर क्या करते हैं, करेंट अकाउंट या सैलरी अकाउंट ओपन करा लेते हैं। कारण क्या होता है, उनको ना पैसा देना है ना लेना है, ना उनसे कोई टैक्स कटेगा ना कटेगा, वो कटेगा, बस एसएमएस चार्ज, एटीएम चार्ज जो कटना है वो कटेगा। ठीक है। लेकिन ना वो ब्याज देगा ना देगा, कोई कुछ नहीं। पैसा कम भी रखेंगे तो भी काटे उठेगा नहीं। समझ आ रही मेरी बात? और सेविंग अकाउंट पे क्या होता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। अगला कह रहा है चार्ट ऑफ अकाउंट, कह रहा है कि ऐसे सभी अकाउंट का समूह जो किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था के द्वारा प्रयोग किया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ट ऑफ अकाउंट। जो आप आगे पढ़ाऊंगा मैं, तो आपको चार्ट ऑफ अकाउंट बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा कि हर चीज का एक ग्रुप अंडर ग्रुप होता है। जैसे हम पैसा सैलरी पा रहे हैं तो इनकम है कि एक्सपेंस हो रहा है? इनकम हो रहा है, तो उसका ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, इस चार्ट ऑफ अकाउंट के भीतर आ गया। ये सब चीजें पढ़ाई जाएगी आपको। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। 5 टर्म, कल आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि घर से भी आप लोग पढ़ें। अभी बहुत सारे अकाउंटिंग वर्ड हैं जो मुझे पढ़ाने हैं। इतनी इतनी चीजें जो 5 टॉपिक मैंने पढ़ाया, क्या इसमें कोई डाउट है आप लोग को? एडवांटेज, ऑब्जेक्टिव और अकाउंटिंग क्या है, ये बातें क्लियर हो गई। तो कल से ऐसे ही अकाउंटिंग टर्म जो खत्म हो जाएंगे, तब हमारा मेन यही है। पूरे अकाउंट का एक ही गोल्डन रूल है, सबसे बड़ा रामबाड़ यही है, देख लीजिए सामने। यही, इसी से सारा अकाउंट का खेला है। यही, इतना याद हो गया, यही ब्रैकेट वाला याद हो गया, तो हर एक ट्रांजेक्शन को आराम से हवे हवे में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन नहीं समझ में आया तो यहीं से आपका मन लगना बंद हो जाएगा पढ़ाई में, क्योंकि अकाउंटिंग बहुत इंटरेस्टिंग। लेकिन तब तक जब तक आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, और एक बार उसको नॉर्मली लेंगे फिर गड़बड़ तो दिक्कत। अकाउंट हाँ ऐसे लिखते हैं, और वैसे लिखेंगे पूरा लिख दे कोई दिक्कत नहीं। तब आपके पास बहुत टाइम है, यानी समझ जाएगा कि आप गाँव में कहा जाता है ना